वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज का पार्ट 5 है। बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 52। इस वीडियो में आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे पास सूचना आई, अब जैसे इनफॉर्मल पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, तो एक रीजन हमने सजेस्ट किया कि जुडिशियल ऑफिसर एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। वन ऑफ द रीजन सजेस्टेड बाय मी दैट गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो देखिए, सोशल मीडिया पे आज का एक माहौल है कि, और एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है कि औरों का क्रिटिसिज्म करके अपने नंबर बनाओ। अब मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं लेना चाहूँगा सोशल मीडिया पे। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। इस तरह से भी दुष्प्रचार किया जा रहा है कि अरे हमारे पहले स्टूडेंट ने इसमें बोला था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसको फेल कर दिया गया, उसको कम नंबर दिए गए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बोलना है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलेंगे तो आपको लालची समझेंगे और आप रिश्वत के लिए जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे तमाम तरह की अनाप शनाप। अब लोग हमारे पीछे हमारे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता और मैं कभी इन चीज़ों को रेफर नहीं करता, न कभी मेरे पास वक्त ही नहीं है किसी के बातों का जवाब दूं या ना दूं। दैट इज माई चॉइस। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं जरूर आप सबों से कहना चाहूँगा, इसलिए कि आप सभी लोग परेशान हैं, एक बेहतर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप एक जज बनने जा रहे हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा, आप उन पे विचार कीजिए। नंबर 1 कि आज के कमर्शियल वर्ल्ड में जहां अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है, तो क्या यह सही नहीं है कि हमें इसलिए चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका आंसर ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट आंसर है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं करके आप कहते हैं कि मैं जस्टिस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता हूँ, जो देश में योगदान देना चाहता हूँ, देश हित में। अगर आपको जज बनाया जाए और कोई सैलरी नहीं मिला तो शायद ही कोई बनना चाहे। अगर सैलरी नेचर ऑफ वर्क एंड क्वालिटी के प्रोपोर्शनेट नहीं है तो डेट ऑल्सो बिकम्स एक्सप्लॉइटेशन। हम लोग पढ़ते हैं इनको, कॉन्स्टी में भी पढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो अब क्वेश्चन इस देश की जो हकीकत है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको एक जुडिशियल ऑफिसर की जो सैलरी है, क्या उस सैलरी से आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सेवा भाव से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी डिग्री है, आप सोशल एक्टिविस्ट हो जाइए, लोगों का फ्री में सेवा कीजिए, देश सेवा भी कीजिए। तो क्वेश्चन इज दिस, मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि आपका आंसर ऐसा हो कि उससे काउंटर क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन ना हो। क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे मोड में फंस गए जहां आपके आंसर से काउंटर क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन को किसी तरह से मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आंसर को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अब देश सेवा की बात, एक जो सफाई कर्मचारी है, अगर वो हॉस्पिटल में नहीं आएगा, सफाई नहीं करेगा, तो डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं पूरा कर पाएंगे। क्या डॉक्टर, कौन नहीं देश सेवा करता? डॉक्टर भी देश की सेवा कर रहे हैं, एक फौजी भी कर रहे हैं, एक सिपाही भी कर रहा है। हर लोग जो भी किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो लोग सेवा कर रहे हैं और उस कंट्रीब्यूशन के लिए दे आर पेड।
तो क्वेश्चन इज दिस कि हम किसी पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो, और जो ड्यूटीज हम डिस्चार्ज करते हैं उस ड्यूटीज के एवज में हमें क्या सैलरी मिलती है। तो कमर्शियल वर्ल्ड में आप ये सोचिए कि कौन ऐसा आदमी है जिसे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए आज के कमर्शियल वर्ल्ड में। तो सच्ची बातें कहना, ऑनेस्ट बातें कहना, देखिए मैं ये नहीं इम्पोज कर रहा आपको कि आप मेरे ही सजेस्टेड आंसर दीजिए। मैं जस्ट एक व्यू रख रहा हूँ कि आप एक जज बनने जा रहे हैं, आपकी थिंकिंग मैच्योर होनी चाहिए। आप जरा इस पे विचार करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक पुरानी कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, मैनी माइंड मैनी फ्रेंड। अगर आप चारों तरफ दिमाग दौड़ाएंगे उसका बस यही आलम होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, खुद डिसाइड कीजिए। और हम लोग तो अगर कोई भी इशू हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब नहीं है आपके पास, या उसका आंसर करने में आपको दिक्कतें महसूस हो रही है, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा हुआ, आप हमें कॉल कर लीजिए। हम हर मुमकिन मदद जरूर करेंगे। और उसी लिए हम लोग ये सब्जेक्ट वाइज वीडियो हम लोगों ने बनाया है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक, स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा
जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे
तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा। आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमने हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं, आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। रेडी, स्टार्ट करें। व्हाट इज फ्लोर क्रॉसिंग? व्हाट इज फ्लोर क्रॉसिंग? You are muted. Yes, sir. What is floor crossing? Sir, floor crossing is the test to determine whether the government has majority or not. This is जबरदस्ती का। Floor crossing is a term referred to defection. Defection is changing political allegiance to other party. This is also known as horse trading. फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग पूछा गया है। Yes, sir. अब हम लोगों को दो चीजें समझना है और काफी इम्पोर्टेंट इशू है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में एडिक्वेट मैकेनिज्म नहीं है। दीज आर सर्टेन ग्रेज एरिया जहाँ पे कुछ खामियां हैं जिन पे चर्चाएं होती रहती हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन। Disqualification, a person incurred subsequently after being elected. जो इलेक्टेड ही नहीं है, आइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेज व्हेन यू गेट इलेक्टेड। डिफेक्शन also, defection is something else. Defection may be one of the instance of disqualification. Yes, sir. और हम लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन हैज टू बी डिसाइडेड बाय इसके द्वारा। The disqualification is by the president. यस, और डिफेक्शन Speaker के द्वारा. यस। और डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन क्या है? 102 सर. यस। और ये इलेक्शन कमीशन का भी कोई रोल है? यस सर. प्रेसिडेंट उसकी उससे एडवाइस लेती है, ले सकती है. किससे? इलेक्शन कमिश्नर से. यस, जस्ट वन सेकेंड। 102 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और 191 191 सर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। और जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड
of disqualification. और 102 को एक बार रीडिंग दे दीजिए. A person shall be disqualified from being chosen as and for being a member of either House of Parliament if he holds any office of profit under the Government of India or the government of any state other than an office declared by Parliament by law, not to disqualify its holder. If he is of unsound mind and stands so declared by competent court, if he is an undischarged insolvent, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, or he is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, if he is so disqualified by or under any law made by the Parliament. और इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन लेगा प्रेसिडेंट, ये कहाँ लिखा हुआ? नेक्स्ट आर्टिकल. 103. हाँ, उसको भी एक रीडिंग दीजिए. उसको भी एक रीडिंग दीजिए. Before giving any decision on such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion. तो ये एक मेजर इशू हुआ करता था मिनिस्टर के पोस्ट के बार्गेन के लिए. जो है पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, और डिफेक्शन के बारे में बता रहा हूँ. डिफेक्शन थोड़ा लंबा है. डिफेक्शन की एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना. तो डिफेक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. Disqualification is the genus, defection is one of the species. Using corrupt practices as provided under the Representation of People Act, that is also a type of disqualification. इसमें लिखा हुआ, और under any law made for By the Parliament, yes, sir, last ground. हाँ, तो उसके अंतर्गत. तो डिस्क्वालिफिकेशन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट अगर लोकसभा का है तो. और अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का है तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. क्वेश्चन इज हियर नंबर 1 कि व्हाइल प्रेसिडेंट डिसाइडिंग द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, will he be bound by Article 74 or not? No, sir. Is this the personal power of President, or he is bound to act in accordance with the aid and advice given by Council of Ministers? No, sir, he is not bound by the aid and advice. He shall obtain the opinion of the Election Commission. Yes, sir. But is it for the President to ignore aid and advice given by Council of Ministers in terms of Article 74? President is always bound, whatever function. So virtually, due to these reasons, President has been reduced only to the ceremonial head, executive head of the country. Virtually, he does not have any of the independent. He can only, in his wisdom, only at one place, as per his wisdom, to invite the party who may be able to prove the majority to form the government. At one, and thereafter everywhere President is bound to act in accordance with Article 74 Clause 1. Seeking the opinion of Election Commission, because Election Commission shall conduct a thorough inquiry on the grounds of disqualification and shall give his opinion accordingly. Is President bound by the opinion of Election Commission, or he may have any other opinion? Sir, the word used here is shall.
So I think he is bound by the opinion of election commission. The president shall obtain the opinion and shall act according to such opinion. हाँ, तो यहाँ भी so far as discretionary power is of the president is concerned, it is not this is mandatory for the president to act in accordance with the opinion given by the election commission. Now say a situation arises. The opinion of the election commission and aid and advice under Article 74 Clause 1 both are contradictory. We do not have answer. और this is one of the area which is, अब इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं बोलना है कि one of the area which we must keep into mind कि, लेकिन ऐसा नॉर्मली ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है 1-2 मिनट में। हमारे यहाँ जो इशूज है, अब जैसे कॉलेजियम सिस्टम, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करती है ऑफिसर्स वगैरह को, है किसी ऑफिसर की हिम्मत गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने की? वो एग्जीक्यूटिव जितने हैं वो गवर्नमेंट की जेब में होता, चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर हो, चाहे आपकी ईडी वाले हों। अब इलेक्शन कमीशन का भी आप पॉलिटिकल कमेंट देख ही रहे हैं कि नॉट इंडिपेंडेंट, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये अब क्वेश्चन इज दिस कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो करेंगे तो प्रेसिडेंट, बट ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। So virtually the original decision is taken by the Council of Ministers and that is brought into effect by the President, and that decision is executed by the President. So due to these reasons, President has been reduced only to the ceremonial head. One argument is also President is not directly elected by the people. He is indirectly elected through the people of this country. So just I am sharing some views, some insights for enhancement of knowledge. So the whole issue of now collegium system, if judges are appointed, of course judges are also appointed under warrant through the president, but collegium system, they can be appointed only if their name is recommended by the collegium system. By this way, there is by this way we are trying to maintain independence of judiciary, which is quintessential for any working democracy. Now, if government gets control for appointment of judges, it may not be possible to have independent judiciary. अब इसका a political issue, everybody has right to raise his voice. अब कोई कहता है कि सिर्फ 300-400 ही ऐसे घराने हैं जिससे जजेज बनते हैं, बाकी लोग को मौका नहीं मिलता। अदालतों में मुकदमे पेंडिंग है, उसके लिए कचहरी जिम्मेवार है, जजेज जिम्मेवार हैं। कोई यह नहीं देखता कि एक जज के पास कितने केसेस एक दिन में लिस्टेड होते हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है और जिस तरह से लिटिगेशन बढ़ा है, उस तरीके से कोर्टें नहीं बढ़ी हैं, उस तरीके से जजेज की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो डिले होगा ही होगा। अब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इतने मुकदमे पेंडिंग है और उसके लिए हु इज टू बी ब्लेम्ड? ओनली द जुडिशरी इज टू बी। तो ये सारी, आई पर्सनली डू नॉट एग्री दैट फॉर delayed disposal of the cases only judiciary is to be blamed. फिल्में भी बन गई कि अदालतों में क्या मिलता, तारीख पे तारीख, मतलब इस तरीके से। रियल इशू इज समथिंग एंड वी आर डिस्कसिंग समथिंग।
So far as disqualification is concerned, it has to be decided by the president. It would be president, the word has been used, shall. President has to take decision in accordance with the opinion given by the election commission. And what if opinion of the election commission and aid and advice of council of minister both are clashing with each other? There is no answer to that. हालांकि ऐसा इंस्टांस कभी एराइज नहीं हुआ है, कभी एराइज होगा तो ये इशू बनेगा, पिटिशन कोई जजमेंट आएगा तो फिर लॉ बन जाएगा. तो दिस इज वन एरिया ऑफ कंसर्न. एंड डिफेक्शन इज चेंजिंग पॉलिटिकल एलिजेंस. और इसमें मैं कुछ किहोतो होलोहन का केस बहुत बार पढ़ते हो. Yes, sir. और ये सारी चीजें की डिसीजन टेकिंग अवे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इन नो केस टेकिंग अवे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज परमिसिबल. क्या कहा गया था कि हो तो होलोहन के केस में? ये जो सर जो पैरा 10th शेड्यूल का पैरा 2 था, पैरा 7 था, उसमें बोला कि जो था कि स्पीकर्स डिसीजन विल बी फाइनल रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एंड इट विल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. तो जो सेकंड पार्ट जो था उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता. यस. अब नाउ अ स्पीकर इज ए मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी. हिज ऑफिस इज वेरी हाई, बट आप देखेंगे कि जो इतिहास के पन्नों पे स्पीकर जो है, स्पीकर का पोस्ट बहुत ही रेस्पेक्टेबल है और बहुत ही ऊंचा पोस्ट है और बहुत ही हाई पोस्ट है, ऑनरेबल स्पीकर. एंड वी हैव सीन फ्रॉम द इंस्टांसेस दैट स्पीकर का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में फटकार भी लगाया है कि आप डिसीजन जल्दी लीजिए, आप इसे पेंडिंग नहीं रख सकते, 3 महीने के अंदर आप डिस्पोज कीजिए. केस का नाम लिखिए, किसम मेघचंद सिंह वर्सेज स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली. किशन सर, किसम मेघचंद्रा सिंह यस सर, वर्सेज ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली. यस सर. अब जो कुछ इम्पोर्टेंट केसेज इससे अगर लीडिंग केसेज जो अगर पूछा जाए तो की हो तो होलोहन तो सबसे पहले हो गया. यस सर. अब स्पीकर कैन नॉट सीट ओवर. जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा तब तक जुडिशियल रिव्यू में कोई जा ही नहीं सकता. हाँ. तो डिलेइंग टैक्टिक्स स्पीकर कैन नॉट अडॉप्ट. तो उसके लिए ये केस लिखवा दिया. उसके बाद और कई, अब उसमें है कि एक क्लॉज है वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप. अगर आपने किसी पार्टी को छोड़ के, आपने पार्टी से रिजाइन करके पार्टी टिकट पे आप चुनाव लड़े और जीत गए, तो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आप चले गए क्योंकि आपको आपके साथ ट्रेडिंग की गई है कि आप आ जाइए इधर, आपको मंत्री बना देंगे. तो इससे मैल प्रैक्टिसेस का जन्म होता है, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काफी सीरियसली अफेक्ट होती है. और इसलिए इसको हॉर्स ट्रेडिंग जैसे नाम से कहा जाता है. इसी को फ्लोर क्रॉसिंग भी कहा जाता. और ऐसा भी देखा गया पन्ने पे, पैसे भी खूब चले कि आप छोड़ के इधर आ जाओ, वैसे आ जाओ. तो जब लॉ नहीं था तो शॉर्टकट था मनमर्जी के, भाई मंत्री बनाओ तो इधर आ जाएंगे. तो इन सारे चीजों को रोकने के लिए आप अगर रिजाइन भी कर देते हैं
तो सारे कंडक्ट को देखा जाएगा कि एज टू व्हाई यू हैव डिजाइन, और वो आपके कंडक्ट वगैरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए फॉर्मल रेजिग्नेशन, inference can be drawn from the conduct of the alleged defector. सेकेंड जो है कि आप हैं किसी पार्टी ए के, आपने लेटर लिख दिया गवर्नर को कि पार्टी बी के पास मेजोरिटी है, उनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट कीजिए, तो दिस इज ए डिफेक्शन। आप किसी पार्टी में हैं, दूसरी पार्टी को, एक पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी को सपोर्ट या प्रमोट करना, that amounts shifting the political allegiance। तो उसे राजेंद्र सिंह राणा, लिखो केस का नाम, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। Yes, sir. That is act of giving letter requesting governor to request other side to form government would amount voluntarily giving up membership and is a type of defection। अब मान लो कि कोई किसी ने पार्टी टिकट पे चुनाव नहीं लड़ा और वो जीत गया और रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कोई कैंडिडेट चुनाव जीता है तो उसको तो घूस तो दिया ही जाएगा, या जब हमारी पार्टी में ये तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना फायदा पहुंचेगा, तुमको मंत्री भी बना देंगे। तो इफ इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर ज्वाइनिंग द रूलिंग पार्टी, वो डिफेक्शन होगा कि नहीं होगा? इस पे एक इशू था कि वो तो किसी पार्टी से ही नहीं है, तो क्या अपना पॉलिटिकल अलेजांस शिफ्ट करेंगे? तो इस क्या होगा इसका जवाब? होगा सर। हाँ, और ये केस था, केस का नाम लिखो बालचंद्रा एल जारकीहोली, बालचंद्रा एल जारकीहोली वर्सेस बीएस येदुरप्पा। क्या बोले सर आपने लास्ट में? बीएस येदुरप्पा, काफी फेमस नाम है, न्यूज वगैरह में आते रहता है। तो बहुत, अब खैर इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब वी आर ओनली डिस्कसिंग द एकेडमिक एस्पेक्ट फॉर टीचिंग पर्पस। अब अगर इंडिपेंडेंट एमएलए कोलिशन गवर्नमेंट में, सरकार में ज्वाइन करता तो डिफेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एमएलए अगर रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो डिफेक्शन हो जाएगा। हो गया ये? यस सर। एक बार देखो क्या क्या लिखा है आपने, जस्ट तो चूंकि अब इनसे डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन से जो यू नीड नॉट, 10-12 दिन का समय बचा हुआ, यू नीड नॉट गो एंड सिट इनटू लाइब्रेरी एंड कैरी ऑन रिसर्च। वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आपका क्विक रिवीजन हो सके, और जो इंटरव्यू पर्पस से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने डील कर दिया, उनके आंसर क्या होंगे वो भी बता दिया। आई होप एंड बिलीव कि दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। सर आप डिस्क्वालिफिकेशन को बता रहे थे, वो भी थोड़ा अधूरा ही रह गया। डिस्क्वालिफिकेशन of a person after being elected subsequently। हाँ, अगर कोई आदमी किसी
ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है सब्सिक्वेंटली वाला, ये डिफेक्शन है। होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। Disqualification. अब नाउ व्हाट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? The office of profit is receiving monetary gain. Merely because monetary gain, every office receiving monetary gain, so that would be a necessary disqualification. No, sir. Or if he is receiving monetary gain from an office of the government of India, government of state, or other local or any other authority which is under the control of these two governments. तो ऐसा क्यों रखा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए? क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को that has been provided as one of the disqualification? Independent रहने के लिए. अगर इफ इज इनकम्बेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और उस ऑफिस पे गवर्नमेंटल कंट्रोल है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना फ्री वॉइस रेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो देयरफॉर वो अपनी ड्यूटीज को पूरी ऑनेस्टली डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा इनकम्बेंट। तो इसमें कुछ मैं डिक्टेशन कराना चाहूंगा। Yes, sir. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ड्यूटीज ऑफ पब्लिक कैरेक्टर होना चाहिए। Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए कि कोई एडवोकेट हैं और रेलवे के पैनल पे हैं, हाँ, और एमपी भी बन गया, हाँ, तो रेलवे के पैनल पे होना क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर। तो पब्लिक कैरेक्टर का नहीं है और वो नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात महादेव वर्सेस शांतिबाई के केस में 1969 में कहा। इस केस को नहीं हम लोग जस्ट समझाने के लिए, द ड्यूटी ऑफ ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक कैरेक्टर। आप रेलवे के पैनल पे एक वकील हैं, तो आप वो पब्लिक कैरेक्टर का ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं एज ए पैनल लॉयर ऑफ रेलवे। उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सीधा साधा मतलब है कि कैपेबल टू एल्ड ए पेक्यूनरी गेन। गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा, और पेक्यूनरी गेन होना। लिख लो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नंबर 1 पेक्यूनरी गेन, ड्यूटीज must be into the nature of public character, Yes, sir. टेस्ट क्या है कि what type of governmental control and what type of duty he is performing. Whether a man is holding office of profit or not, उसका टेस्ट है nature of the duty attached to that office, Yes, sir. and nature of the governmental control upon that office. इसके सारे केस लॉ हैं, बट इंटरव्यू पर्पस से मेंस का अगर होता तो मैं लिखवाता भी। Yes, sir. अब थोड़ा बदमाशी वाला क्वेश्चन पूछ दें। पूछिए सर। ऑफिस किसे कहते हैं? ये बदमाशी वाला क्वेश्चन नहीं है। अब
मेरे पास जो फीडबैक जो निकल के बच्चे लोग देते हैं, तो इंटरव्यू से पहले भी बात होती है, बहुत राउंड बातचीत होती रहती है। तो पूछा गया पिछले इंटरव्यूज में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा पोस्ट जिसमें सैलरी मिलती है। तो मतलब इस तरह का आंसर देना कि ऐसा पोस्ट जहाँ सैलरी मिलती हो। कुछ हद तक तो ठीक था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स पेक्यूनरी गेन अटैच टू Yes. दैट ऑफिस, लेकिन इस अंदाज में इस तरीके बोलना चाहिए था कि दैट इज ए टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल वगैरह को कोट करना चाहिए था। तो फिर उन्होंने पूछा गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे कहता है, तो जहां कुछ गेन होता है। तो फिर आगे अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिया और किस अंदाज में जवाब दिया, वो सब चीजें तो अब हमें, अब जो उन्होंने बताया, फिर पूछा गया कि ऑफिस किसे कहते हैं। तो लिखो ऑफिस किसे कहते हैं। ऑफिस मीन्स ए पोजीशन और प्लेस टू which certain duties of public character are attached. Yes, sir. अगर कोई आदमी किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है और एमपी भी बन गया, तो इज इट ए डिस्क्वालिफिकेशन? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट होना चाहिए या एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए? गवर्नमेंट में होना चाहिए सर, लिखा यही है। तो फिर जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा? नहीं, सोच रहे थे सर, अच्छा सोच के जवाब देते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। और अ, अगर किसी ने ऑनररी कंसुलेटशिप फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या विल डेट बी a type of disqualification within meaning of article 191? Yes, sir. Yes, that would be Reason to be a citizen of India. yes. नहीं, he is to be citizen of India only when he acquired a citizenship of another state. हाँ, There is citizenship से संबंधित कोई प्रिजम्पशन भी है? presumption. ये डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप अनलेस कंट्रारी इज प्रूव्ड। कोई आदमी 20 साल से विदेश में आया नहीं, कभी 20-25 साल से 30-40 सालों से कभी आया नहीं, he shall still be continue to be Indian citizen unless he acquires the citizenship of another state. So there is always presumption of continuance of the citizenship. तो जैसे ऐसे ही पूछ दिया, दिस इज नॉट। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज मोर रेलिवेंट सिटीजनशिप से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिसाइल एंड रेजिडेंस? रेसिडेंस होता है परमानेंट के लिए। अरे उल्टा बोल रहे हो। डोमिसाइल होता है परमानेंट कैरेक्टर का, रेसिडेंस टेम्पररी नेचर का हो सकता है। इंटेंशन टू रिजाइड परमानेंटली दैट बिकम्स डोमिसाइल, एंड रेजिडेंस में भी डोमिसाइल इज ए लीगल वर्ड, वहां इंटेंशन टू रिजाइड परमानेंटली, तो दैट इज डोमिसाइल।
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कोई। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी होता है कि सर उसके पास अपने डेट्स को पे करने के लिए अमाउंट नहीं है, हाँ, पैसे नहीं है। इनएबिलिटी टू पे द डेट। Yes, sir. अगर उसका सारा एसेट कम है डेट से तो ही मे बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। और डिफेक्शन में जो स्पीकर का डिसीजन है, एनीथिंग नॉट परमिटिंग जुडिशियल रिव्यू, वो तो फिर एक तरफा हो गया ना। डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें परमिसिबल नहीं है। और जस्ट 1 सेकेंड, व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो ठीक है, बट व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? Sir, parliamentary democracy is a form of government which is established by the people. तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल हो तो डेमोक्रेसी हो गया। व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? So the head is one elected from the people. वो तो ठीक है, दैट इज डेमोक्रेसी, बट व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट में किस तरह का डेमोक्रेसी हो? पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी होता है कि नहीं होता है? Yes. मेजोरिटी से ही सारे पास होंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया। It's a form of government wherein the majority party is 50+1. हाँ, 50+1, and they derive their democratic legitimacy from their ability to command the support, confidence. No confidence motion proving the majority on floor किस लिए होता है? कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन मेजोरिटी रूल। अगर 10 आदमी हैं तो 6 आदमियों का मिनिमम वोट चाहिए तभी गवर्नमेंट बनेगी। हंग पार्लियामेंट किसे कहता है? सर जब दोनों पार्टी के बीच में डेडलॉक हो जाए, मेजोरिटी नहीं मिले किसी को, इक्वल हाँ, नो पार्टी इज कैपेबल टू फॉर्म, हाँ, no party is capable to form 50%+1. No party is able to get support from the elected member, that is 50%+1. सरकार बनाने के लिए कितने का आंकड़ा चाहिए? टोटल सीट का 50%+1 मेजोरिटी। दिस इज द मिनिमम फिगर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स वेयर गवर्नमेंट commands the majority. Majority कहाँ से? From the elected members. गवर्नमेंट जिसके जितनी सीटें आएंगी उनको बोलता है। एवरीबॉडी ये जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन कभी कभी इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? There are certain privileges that has been given to the members of the parliament and state legislative assemblies. Like they have, so there's nothing that they speak in the assembly or the parliament or the assembly to this public in the newspaper, subject to the publication. And ये इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है
अंडर आर्टिकल 105। Yes, sir. और इसमें है कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह या नहीं 105 में? Yes, sir, है. He is not liable to any proceedings in any court. जो भी वो बोले पार्लियामेंट में. हाँ। और उसका ये हुआ, मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थे तो पार्लियामेंट में नारा लगा मेरा पीएम चोर है, इस तरह का। और पार्लियामेंटेरियन ऐसा देखा गया है एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देना, हाथापाई भी होना, और ऐसी सारी चीजें हम लोगों ने इतिहास के पन्नों पे देखा। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 105 एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a, दोनों में क्या अंतर है? सर उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं. ये तो स्टूडेंट टाइप का आंसर हो गया। ये इंटरव्यू के पर्पस से रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, ठीक बात है, लेकिन that freedom is a qualified freedom, that is not absolute freedom, and 105 में वो प्रोसिक्यूट नहीं हो पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अंडर 105, इज that absolute or not? Yes, sir. थिंक तो ये आंसर देंगे ना हम, वो तो आंसर जनरल हर कोई देगा। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बेहतर आंसर कैसे देंगे? इसको नोट डाउन कीजिए। Because exemption from liability makes that freedom absolute। हम लोग एग्जाम्पशन नहीं कहेंगे, हम लोग इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। Yes, sir. और एनी प्रोसीडिंग जो इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ये ऐसा प्रिविलेज जरूरी है या नहीं जरूरी है? सर मेरे हिसाब से तो जरूरी है. Because to reach the voice fearlessly. Yes, sir. और ये 105 का क्लॉज 3 पढ़िए। In other respects, the powers, privileges, and immunities of each House of Parliament and of the members of the committees of each House shall be as much as may from time to time be defined by Parliament by law, and until so defined shall be those of that House of its members and committees immediately before the coming into full section 15 of the Constitution for the Second Amendment Act 1978. अच्छा, अब क्वेश्चन इज दिस कि दे हैव बीन गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी। Yes, sir. अगर किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसी चीजें इम्यूनिटी फ्रॉम लायबिलिटी दिया गया है, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान कोई एमपी आके टीवी पे कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या उस समय भी प्रिविलेज है? नहीं सर। तो कोई किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, और 2 में लिखा हुआ है कि शैल बी लायबल टू एनी proceeding any court in respect of anything said or any vote given in parliament or any committee thereof, and no person shall be liable in respect of publication by or under authority of either house of parliament any report, paper, vote or proceedings. Clause 2.
तो ठीक है, लाइबिलिटी नहीं होगा। कैन कोर्ट एग्जामिन दिस इशू और नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू? ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला बता, Liability? हाँ बोलिए सर। फॉर्मूला क्या बताया था? जुडिशियल रिव्यू, बेसिक फीचर। सब जगह होता है। तो जहां पे कहीं भी अगर ऐसे मोड़ आ जाए और समझ में ना आए, तो सबसे अच्छा फार्मूला है कि आई थिंक देयर में बी, बिकॉज दैट इज द बेसिक फीचर, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। ये एक आंसर। बात है, सर, लेकिन जहाँ लिखा है कि लायबल नहीं होगा, तो जुडिशियल रिव्यू करके जुडिशियल रिव्यू कैन एग्जामिन द ग्रीवेंस ऑफ ए पार्टी। अगर अब क्वेश्चन इज दिस कि whether it has been said during continuance of sitting under the parliament, whether it falls within it or whether it does not falls within it. If falls within it, there is no liability. But if Yes. that thing does not fall within the sitting, then there may arise liability. तो इसलिए लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कॉन्स्टी हम लोगों ने मोर और लेस सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। ये पूछा गया है व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्या कहोगे इसका आंसर? Sir, parliamentary democracy is that form of government. Under parliamentary democracy, the government commands majority by 50% plus one. वन, तभी गवर्नमेंट बनेगा। Yes. पॉलिटिकल पार्टी होंगी, पार्टी सिस्टम, ये जो मैकेनिज्म है, पार्टी सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशन की देन है या दैट इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन? पार्टी सिस्टम के बारे में ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है सर। कुछ भी नहीं बोलता। फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी 10th शेड्यूल में। कब आया था 10th शेड्यूल? कौन सा अमेंडमेंट के जरिए? नहीं बता पाएंगे, नहीं याद। 52nd into the year 1985, नोट कर लो इसे। और उसमें 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा, अन्ना हजारे का जब धरना था तो उन्होंने भी कहा था कि ये पार्टी सिस्टम बंद करो, कोई पार्टी सिस्टम नहीं होगा। अब जिसे भाषण देना है वो कोई कुछ भी भाषण दे दे भी, अब अगर कोई भी पार्टी नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं होगा। पार्टी सिस्टम इलेक्शन कमीशन है, आप पार्टी बना सकते हैं फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। इसने भी पार्टी बना लिया, वो क्या नाम है उसका, बिहार में अभी कौन सी पार्टी बनाई है, नई पार्टी थोड़े दिन पहले, जो मीडिया एडवाइजर था प्रशांत किशोर, क्या नाम है उसका, जन स्वराज पार्टी या क्या पता ना, कुछ ऐसा ही बनाया। अब नाउ आई थिंक हाफ एन आवर से तो ज्यादा हो गया होगा। हाँ सर। 2-3 कॉन्स्टी में नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस एडमिन में भी कुछ करा दें। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, स्केलेटन लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, PIL, क्या घटना है बताओ? सर आपको ठीक लगे। चलो एक सेशन हम लोग थोड़ी देर के बाद और करेंगे, और जो एडमिन लॉ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं
नेचुरल जस्टिस पूछा जाएगा, रूल अगेंस्ट बायस पूछा जाएगा, ऑडी अल्टरम पार्टम पूछा जा सकता है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्या बगैर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के गवर्नमेंट अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकती है? नहीं सर। what is subordinate legislation? So subordinate legislation is legislation that is made by authority subordinate to the law-making authority. इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। एडमिन लॉ के लिए कौन सा केस बाइबल माना जाता है? इन रे डेलीज लॉज Yes, हाँ तो delegated legislation। बहुत सारे केसेज हैं, हमदर्द दवाखाना का केस है, there are so many cases. Why that case is considered to be Bible? सर रेड लॉस केस में इसको इसलिए बाइबल कहा जा सकता है बिकॉज इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को चेक किया गया था। What is difference between delegated and subordinate legislation? सर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट कर देती है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए हम श्योर नहीं, हम कंडीशनल लेजिस्लेशन पर। Can essential legislative function be delegated? नो सर, ये रेड लॉस केस में कहा गया है that the parliament cannot delegate essential legislative। So what can be delegated and what cannot be delegated? लिखो एडमिन लॉ का टॉपिक, लिखो, तैयार करना। और तैयारी पहले तैयारी करोगे ना? यस सर। पहले पढ़ो, रिवाइज करो, हम तो करा ही देंगे, आधे घंटे में करवा देंगे, लेकिन पहले हम रिवाइज करते उसके बाद अब तक ठीक रहेगा। हाँ। Difference between delegated legislation and subordinate legislation. यस सर। अब ये सब नहीं पूछा जाता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेटेड ये सब मेंस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी डेलीगेटेड एंड व्हाट कुड नॉट बी डेलीगेटेड? तीसरा लिखो एस्केलेटन लेजिस्लेशन। यस सर। चौथा लिखो PIL। पांचवा लिखो ओम्बड्समैन। अगला लिखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस सर। रूल अगेंस्ट बायस। तो ये कुछ गिने चुने टॉपिक हैं। अब काहे को हम लोग छोड़ेंगे, सारा कर ही रहे हैं तो इसको भी कर देंगे। इसको रिवाइज कर लेना और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। हम लोग रात को शुड वी कंटिन्यू मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ सर, ठीक है। मुस्लिम लॉ को उसको रिवाइज कर लेना। यू हैव करीब हम लोग आफ्टर 1 आवर, मतलब उसी लमसम में, उसी आसपास में करेंगे। मुस्लिम लॉ हो गया तो एडमिन लॉ कल हो जाएगा। तो ये होने के बाद मुस्लिम लॉ बच गया, कॉन्ट्रैक्ट और TPA-SR। यस सर। मतलब मेजर सब सारे सब्जेक्ट तो हो ही गया ना मेजर, वो सब रह गया। सेल ऑफ गुड्स वगैरह, कमर्शियल से कम क्वेश्चन पूछा जाता। यस सर।
कम, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल से नहीं पूछा जाता, लेकिन इंस्टांसेज बहुत कम है उसके। अगर ये बात चल गई कि ऑप्शनल क्या था या कुछ वैसा, या आपने कोट कर दिया कि कमर्शियल लॉ से पूछिए, जैसे पूछता है ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और आपने कोट कर दिया कमर्शियल लॉ, तो हो सकता तब पूछता। तो नॉर्मली कमर्शियल लॉ से नहीं पूछा जाता अनलेस देयर इज सम रेफरेंस टू दैट।